BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSSS Rhythm, द ऑनलाइन इंटरनेशनल रेडियो। और आप सुन रहे हैं आरजे स्वतंत्र को। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं बिकॉज ये मेरे टीचर रह चुके हैं। ही इज़ अ मेंटर, ही इज़ अ वेरी ग्रेट यूट्यूबर एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट डिजिटल ऑनलाइन टीचिंग मेंटर। सो आप सभी के सामने मैं स्वागत करता हूँ हमारे राहुल सर का। वेलकम राहुल सर। थैंक यू सो मच स्वतंत्र। और स्वतंत्र जी, तुमको बहुत पहले पढ़ाया था, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड इट्स आवर प्लेजर सर टू हैव यू विद अस। एंड कैसे हो सर आप? बिल्कुल झकास। सो सर, हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने टीचिंग ही क्यों चुना एज योर करियर? देखो स्वतंत्र, शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। मतलब शुरू ऐसे ही, मतलब आपने सोचा कि चलो करते हैं एंड इट बिकम्स योर पैशन? हाँ, अगर मैं बिल्कुल पीछे जाऊँ आज से 10 साल पहले, तो मेरी इंजीनियरिंग हुई थी। और जब मैं भिलाई से इंजीनियरिंग करके भोपाल वापस आया था, तो आई लॉस्ट माई फादर। तो वो टाइम एक ऐसा था कि जहाँ मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था जयपुर में, तो वहाँ मैं जा सकता नहीं था क्योंकि फैमिली को मेरी बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने डिसाइड किया कि भोपाल में ही कुछ करना है। तो शुरुआत में तुम यकीन नहीं करोगे स्वतंत्र, मैं मंडीदीप गया था बस से, और वहाँ पर 27-28 कंपनीज थी उस टाइम पे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी। तो मैंने वहाँ पे अपने 20 प्रिंट आउट लिए थे रेज्यूमे के, और मैंने पैदल जाकर मतलब कम से कम 6-7 किलोमीटर का रेडियस मैंने दिन भर में कवर किया था, और पूरी कंपनीज में अपना रेज्यूमे डाला था। तो आजकल का सिनेरियो बहुत अलग हो गया है, आपका लिंक्डइन आ गया है। Exactly. तो आप उसमें रेज्यूमे जमा कर सकते हैं, वहाँ पे आप ओनर से, एचआर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम गेट पे आपका रेज्यूमे रखवा लेते थे और आपको अंदर पता भी नहीं कि आपका रेज्यूमे जाएगा। और ऐसा मैंने उस एक दिन में शायद पूरा जीवन जी लिया था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने मेरे रेज्यूमे में लोगों को समोसा खाते देखा है। मेरे ही सामने मैं पलटा हूँ देकर, और उन्होंने मैं पलटा तो मेरे रेज्यूमे में वो समोसा खा रहे थे। तो वो बहुत पेनफुल था, क्योंकि मेरे लिए कोई और अर्निंग का सोर्स नहीं था। मैं बहुत मजबूर था उस टाइम पे। फादर को जस्ट रिसेंटली मैंने खोया था, तो पैसे की बहुत दिक्कत थी, घर पे जिम्मेदारी थी, जो बोलते हैं ना, बूढ़ी माँ, छोटी बहन सब कुछ था। तो उस फेज से मैं निकल के आया हूँ। तो उस फेज के बाद ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली टीचिंग में चला गया। मैंने पहले रियल एस्टेट ट्राई किया कि एज ए एजेंट मैं कुछ काम करूँ, कि उस टाइम भोपाल में रियल एस्टेट बूम पे था। लेकिन कहीं ना कहीं 4-5 महीने काम करने के बाद समझ में आया कि वो बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट सिर्फ नाम का रियल है। बहुत सारी फेक चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, बहुत सारा एक सपना दिखाना पड़ता है किसी क्लाइंट को, जो कि सपना कई बार झूठ भी होता है। तो वो मुझे नहीं समझ में आया, मैं उसको फील नहीं कर पाता था अंदर से कि मैं झूठ कैसे बोल दूं, जब मुझे सब पता है इसके बारे में, कंपनी भागने वाली है पैसे लेके, काम अधूरा छोड़ने वाली। तो वो सब चीज़ें मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो मेरे फ्रेंड सर्कल जो था, आज भी मैं जो भी हूँ, आज इतने लोग जानते हैं, हज़ारों, मतलब मेरे 3,500 वीडियो यूट्यूब पर डले हुए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो इन 10 सालों की जर्नी में जहाँ भी अपने आप को पाता हूँ, उसमें फ्रेंड्स का मेरा बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक अच्छा दोस्त आपको मोक्ष की तरफ ले आता है। Exactly. और वहीं एक खराब दोस्त आपको बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन मुझे मेरे जितना भी मैं आज कुछ कर पाया हूँ, उसमें मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया कि टीचिंग करो। टीचिंग मेरा कहीं से कहीं तक मेरा फोर्टे नहीं था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज भी 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, वो सोचता है CA बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, क्लैट निकाल लूं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं टीचर में। तो बहुत उस टाइम भी यही था कि मैं टीचिंग क्यों करूं। तो उस टाइम फ्रेंड सपोर्ट किया कि अच्छा काम है। जिस तरह का तो इंसान है, बोलता है कि अगर मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ गलत बात बोल के, तो बोलता है टीचिंग तेरे लिए बढ़िया है। उन्होंने सपोर्ट किया, अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने ही दिलवाई, दोस्तों ने। और स्वतंत्र मैंने 1800 रुपए के होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था। और वो भी ऐसी होम ट्यूशन थी जिसमें मैं स्कूटी से जाता था, जिसमें 600 रुपए का पेट्रोल लग जाता था। और अब वो समझ में आ गया था कि काम इससे तो हो नहीं पाएगा, तो मैंने मल्टीपल होम ट्यूशन स्टार्ट कर दी।
1800, फिर 1800 की और आ गई, फिर 2000 की और आ गई। तो मैं दिन भर घूम घूम के पूरे शहर में डोर टू डोर जाके पढ़ाता था। और उस टाइम कुछ ऐसी हालत थी कि मतलब सुबह से खाली पेट जाकर पढ़ाना दिन भर, और शाम को पहला निवाला 4 या 5 बजे कुछ मिलता था, और रात में घर जाके खाना खाता था मैं। तो सिर्फ एक टाइम खाना खाया है मैंने कई महीनों तक। तो जर्नी बहुत पेनफुल थी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत कुछ देख चुका था, मैंने अपने आप को 4-5 किलोमीटर घूमते हुए देख लिया था, रिज्यूमे लेके मेरे रिज्यूमे पे समोसे खाते देख लिया था। तो मुझे पता था कि देयर इज़ नो कम बैक, मैं उस जगह से वापस नहीं आ सकता। तो ये एक बार रियलिटी को फील करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। एक बार रियलिटी इंसान को फील हो जाए तो वो कितनी मेहनत कर सकता है। एंड राहुल सर, आपने ये बात बड़ी अच्छी बोली कि रियलिटी को फील करना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत से लोग इसी स्टेज पे आके टूट जाते हैं एंड कोई गलत कदम या तो उठा लेते हैं या तो फिर वो हार मान जाते हैं, वो सब लीव कर देते हैं। बट आपने फोकस रखा उस चीज़ पे कि नहीं, मुझे करना है, कुछ करना है, एंड वही लगन जो थी आपकी उसने आपको पुश फॉरवर्ड किया। एंड आज हम कह सकते हैं पूरे एमपी के नहीं, पूरे इंडिया के सबसे चहीते टीचर हैं। सो आपने वो चीज़ गेन करी है बच्चों के एक दिलों में, जो कहते हैं ना कि हमें राहुल सर से पढ़ना है। थैंक यू। तो वो चीज़ आपने गेन की हम सभी के दिलों में। सो उसका हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा भी करेंगे कि आपने हम सभी को इतना अच्छा मोटिवेट किया एंड गाइडेंस दी। एंड इसी के साथ राहुल सर, मैं आगे बढ़ता हूँ आपसे कि आप मैथ्स टीचर हैं। सो आपने मैथ्स से क्यों चुना अपना एक सब्जेक्ट टीचिंग के लिए? स्वतंत्र मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मुझे बचपन से मैथ्स में इंटरेस्ट था। ओके। मैं रिवील भी नहीं करूँगा मेरे मार्क्स में कितने आए मैथ्स में, नहीं तो आप उसे पढ़ना छोड़ दोगे। मैंने इतना हिंट कर दिया, आप तो समझ गए होंगे कितनी बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी मैथ्स में। और जब मैंने टीचिंग का स्टार्ट किया तो मेरे लिए तो पूरे सब्जेक्ट बराबर ही थे, मुझे मेहनत करके पढ़ाना ही था। मेरे पास एक ही स्किल थी कि मुझे बस ये पता था कि जब मुझे कुछ चीज़ समझ में आती है तो मैं बाकी लोगों को वो चीज़ समझा पाता हूँ। बस मुझे इतना सा मेरे बारे में आइडिया था कि मुझे कुछ भी चीज़ समझ में अगर आ गई तो मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, चाहे वो एक लेमैन क्यों ना हो, उसको भी मैं आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। बस इतना ही था, थॉट था। और उसके बाद फिजिक्स में भी हाथ मारा थोड़ा बहुत, मैथ में भी हाथ मारा, मैथ्स में भी हाथ मारा, केमिस्ट्री में भी हाथ मारा। उस टाइम सिर्फ होम ट्यूटर क्या होता है, उससे घर में बैठा के मम्मियाँ सब पढ़वा लेती हैं कि अब आप आए हो तो अब सोशल भी पढ़ाई दो, तो हम सोशल भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए सब कुछ बराबर था। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि बीमारी जितनी बड़ी होती है डॉक्टर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो और मैथ्स जो है चीज़ ऐसी है, सब्जेक्ट ऐसा है कि वो हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर देता है। तो मैंने प्लान किया कि मैथ्स ही पढ़ाएंगे। और उसके बाद पहले 6-7 महीने जो था वो सब में डामाडोल था, लेकिन 6 महीने बाद समझ में आ गया कि हर घर में एक ही परेशानी है, मैथ्स। तो उसका सॉल्यूशन बनना है। एग्जैक्टली मतलब मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, हम सभी बच्चों के मतलब मन में एक स्टीरियोटाइप है, मतलब कह सकते हैं फोबिया, मैथ्स का फोबिया सब में रहता है कि जैसे ही मैथ्स का नाम सुना डर के सब भग जाते हैं और पढ़ते नहीं हैं। सो यही इसी के साथ यही क्वेश्चन रहेगा मेरा कि ये जो स्टीरियोटाइप्स है सबके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर बेसिकली, कि नहीं मैथ्स तो नहीं होगा हमसे, ये तो बहुत टफ सब्जेक्ट है एंड कैलकुलेशन नहीं होगी, ये जो स्टीरियोटाइप है, फोबिया है मैथ्स का, वो कैसे वो दूर कर सकते हैं अपने मन से? तो स्वतंत्र ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने कि डर तो है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि बच्चे के अंदर समझ नहीं होती, बच्चे के अंदर दिमाग नहीं होता, बच्चे के अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं होता यहाँ पे, लेकिन मेन है रीजन इसका टेम्परामेंट। मैथ्स बहुत कम सब्जेक्ट में ऐसा होता है, मैथ्स में वो चीज़ होती है कि मैथ्स में बैठना पड़ता है लेके, रीड करने से कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं कि अगर आप सोफे पे लेट के आराम से मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स नहीं बनेगा, बेड पे लेट के पढ़ रहे हो तो मैथ्स नहीं बनेगा। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चा सोचता है कि यार मेरे अंदर कमी है, मुझसे मैथ्स नहीं बनता। बच्चा थोड़ा सा अगर ब्रॉडली सोचे इस बारे में तो उसको समझ में आएगा कि भाई थोड़ी सी फिजिकल जो एक कुछ अपीयरेंसेस रहते हैं, कुछ सेटअप रहता है, उसमें ही मैथ्स बनता है। और उसमें अगर आप बैठ के मैथ्स कर रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो, रजिस्टर भरने की अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो कोई भी बंदा या कोई भी बंदी मैथ्स कर सकती है। ये तो थोड़ा सा है ना, एक टैबू सा बन गया है, तो लोग उसको क्रिटिसाइज पूरे टाइम करते हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं देता। मैं बस ये कहूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि आई विल नॉट लेट यू नो अबाउट माय मार्क्स, लेकिन हाँ, ये
बता दूं, जब मैं मैथ्स कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, सीरियसली। बस आपको बैठना है, रजिस्टर भरने की दम रखनी है, दैट्स इट। एंड सभी आई थिंक जो जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझे होंगे कि मैथ्स इतना भी टफ नहीं है। अगर आप चाहे तो आप सब कुछ फतेह कर सकते हैं। बिल्कुल वही। एंड इसी के साथ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे 2 साल रहे हैं पैंडमिक में, वो बड़ी मतलब कह सकते हैं कि स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, सो जो मोड ऑफ टीचिंग था वो बेसिकली पूरा ऑनलाइन हो गया, डिजिटल मोड पे आ गया। एंड बहुत सारे लोगों ने इसको एज अ करियर ऑप्शन भी चूज़ कर लिया। एंड हमने आपको ऑनलाइन मोड पे भी देखा, सर का यूट्यूब चैनल है, सो उस पर भी हमने आपको देखा। एंड ग्रेजुअली आपका बहुत ही उसमें हमने देखा कि बहुत जगह आपका लोगों ने मतलब कह सकते हैं लेक्चर्स देखे एंड वीडियोस देखी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिजिटल लर्निंग है ये मतलब फ्यूचर एजुकेशन के लिए कितनी बेनिफिशियल है? ये समझ लो कि दिस इज फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली एजुकेशन, इट इज फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप डिजिटली अपने प्रोडक्ट को आज नहीं ला पाए हो तो शाम तक ले आओ या शाम तक प्लानिंग कर लो, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लेके आए तो चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी सेल में डिप आने वाला है। क्योंकि स्वतंत्र मैंने ये देखा, मतलब मैं अपने आप को इस फील्ड में अर्ली बर्ड बोलता हूँ, क्योंकि मैंने पहला वीडियो प्रोफेशनली शूट करवाया है 6 साल पहले। अगर आज भी राहुल धाकड़ टेक्नोमेट्री करके डालोगे तो 6 साल पुराना मेरा प्रोफेशनली बिल्कुल कैमरामैन के साथ प्रॉपर क्लासरूम में मैंने शूट करके रखा है। मतलब मैं बहुत अर्ली बर्ड था इसमें। और इसमें उस टाइम मुझे लग रहा था कि इसे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बाहर इसमें बहुत क्रिटिसिज्म था। सब लोगों ने बहुत गालियां दी कि पढ़ा दोगे तो कोई क्लास में नहीं आएगा, सब कुछ डाल दोगे तो तुमसे कोई क्यों पढ़ेगा। और ये भी था कि पढ़ाओगे तो तुम्हारी स्टाइल और तुम्हारा जिस तरीके का पढ़ाना है उसको लोग गलत बोलेंगे, तो कोई अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। मेरा शुरुआत से ही तरीका जो पढ़ाने का रहा है बहुत फ्रेंडली वे में रहा है। और उस फ्रेंडली वे में जो बोलते हैं ना देयर शुड बी अ लाइन, मैं उस लाइन के बारे में कभी नहीं सोचता। तो मुझे वो आज भी लगता है कि देयर शुड बी नो लाइन। अगर आप टीचर हो तो मैंने बहुत सारे मतलब मैं लाइफ में बहुत ही अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे पेरेंट्स की कृपा से, तो बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले हैं। लेकिन मुझे उन सब में हल्की सी ये दिक्कत थी कि वो हमेशा एक गैप बना लेते हैं। टीचर तुमने देखा होगा चश्मा लगा के बिल्कुल हमेशा ऐसे, स्माइल भी नहीं रहती, बिल्कुल अपने आप को एक बहुत ही सॉलिड सा स्ट्रक्चर दिखा देते हैं जिसके साथ बच्चा इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता। और वहीं पे मेरे ख्याल से टीचर हार जाता है। वो टीचर अपने आप को पता नहीं क्यों मैथ्स टीचर मान लेता है या फिजिक्स टीचर मान लेता है, क्यों पता नहीं अपने आप को बायोलॉजी टीचर मानता है। मेरे ख्याल से टीचर बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे अब पुराणों में पढ़े अपन लोग, पुराणों में वो कोई सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं था, वो लाइफ के बारे में जानकारी देता है किसी भी स्टूडेंट को। और बच्चा हमेशा टीचर से ही जुड़ पाएगा, क्योंकि टीचर पे कोई भी तुरंत ट्रस्ट कर लेता है। तो बच्चा जो चाहता है वो चाहता है कि टीचर से जुड़े, और जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक वो आप लाइन खत्म करके उसके शूज में पैर डाल के सोचोगे नहीं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है। एग्जैक्टली। तो जब मैं ऑनलाइन में आया तो मुझे बहुत उसमें परेशानी आई। सब लोग खराब बोलते थे, उसके कारण मैं थोड़ा रुक भी जाता था बीच में। लेकिन अंदर से जो था उबाल मार रहा था कि भाई ऑनलाइन करना है, ऐसे मजा आ रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं सबसे पहले जुड़ा कॉमर्स बाबा चैनल से। मेरा दोस्त है आशीष, उसने मुझे मोटिवेट किया। वो अब तो बहुत ही हाई लेवल पहुंच चुका है वो चैनल। उसके बाद बाबा गैंग, फिजिक्स बाबा के नाम से जो है, उसके बाद अन अकेडमी के 4 चैनल पे काम किया मैंने। राइट नाउ मैं एसोसिएटेड विद अड्डा 247। मैंने खुद का एक चैनल बनाया था मैथ्स डैडी के नाम से। तो ये बहुत सारे चैनल पे काम करने के बाद लगातार 4-5 साल ऑनलाइन में रिगरस मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया कि यही फ्यूचर है, यही प्रेजेंट है, अब यही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑफलाइन क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बस कहना ये है कि किसी भी टीचर को अगर कुछ भी अच्छी बात आती है, सब्जेक्ट के बारे में आती हो या कोई और मोटिवेशन आता हो, उसकी कोई भी बात अगर उसको लगती है कि बच्चे तक पहुंचे और उसका फायदा हो, या फिर टीचर का काम सिर्फ बच्चे तक भी नहीं है, टीचर बच्चे के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी उतनी जरूरी है। तो अगर टीचर को लगता है कि कोई बात बच्चे तक पहुंचानी चाहिए या पेरेंट्स तक पहुंचानी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है।
आप अपनी छोटी सी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो। एग्जैक्टली। मतलब वो क्लासरूम में जो 60 बच्चे फायदा उठा रहे हैं आपका, क्यों ना उसको 60,000, 60 लाख, 5 करोड़ इतने बच्चों तक पहुंचाया जाए, इतने व्यूअर्स तक पहुंचाया जाए। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। एंड आपने ये बात की कि पहुंचाना, ये हमारी जो भी लेक्चर्स हैं पहुंचाना, तो ये पहुंचाने के लिए भी हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है। सो हम वो कैसे मार्केटिंग करें कि हमारा जो कंटेंट है वो मतलब और जगह फैले? देखिए, सबसे पहली बात होती है प्रेजेंटेशन की। मतलब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कई बच्चों के लिए टीचर हीरो होता है। तो लेकिन बच्चा टीचर को हीरो समझता है, पर टीचर खुद ही भूल जाता है कि मैं हीरो हूँ। हीरो को सब आना चाहिए। हीरो को सिर्फ पढ़ाना नहीं आना चाहिए। हीरो को कैमरा फेस करना भी आना चाहिए। हीरो को सब आना चाहिए। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो हीरो को ना आए। अब टीचर क्या होता है ना कि पढ़ाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि टेक्निकल जो चीजें हैं, जैसे तुमको बहुत सारी टेक्निकल चीजें आती हैं, उससे टीचर लैग करता है कि यार ये चीज़ें तो आती नहीं, कैमरा फेस करना आता ही नहीं, कैमरा चालू करना नहीं आता, मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे मेरे स्टूडेंट से सब सिखाया है। जब मेरे बच्चों ने देखा कि मुझे इस बात की भूख है कि मुझे ऑनलाइन में काम करना है और मुझे कैमरा का रेजोल्यूशन, कैमरा का ISO चेंज करना नहीं आता था, तो मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया है। क्योंकि तुम लोग जो हो, जो टेक्नोलॉजी से तुम लोग का जुड़ाव है वो हम लोग का हो ही नहीं सकता। तुम लोग बहुत एडवांस हो हमसे, तो क्यों ना मैं अगर तुम्हें 4 सवाल समझा रहा हूँ तो उसके बदले में तुम्हारी जो एक स्किल है वो अपने लिए ले लूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। थैंक्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं पूछने में कभी भी शर्माया नहीं। भाई नहीं आता यार। एंड सीखने की कोई एज भी नहीं होती है। हाँ, राइट, बिल्कुल। किसी से भी सीखो, फायदा है। बस चीज़ों में एक नेक्स्ट लेवल वाला एक्सीलेंस आना चाहिए। एग्जैक्टली। और आपकी क्रिएटिविटी और बच्चों की टेक्नोलॉजी वाला जो चीज़ है वो दोनों मिलकर एक बहुत शानदार रिजल्ट बनाता है। बहुत सही कहा आपने। एंड सर, जैसे आपने ये सब बातें बताई, तो किसी को अगर इसमें करियर बनाना है टीचिंग में ही, एंड दे वांट टू गो इन मतलब ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग एंड डिजिटली सबको पढ़ाना है, इन सब चीज़ों को मतलब उनको करना है, तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो बडिंग हमारे टीचर्स हैं वो कैसे कर सकते हैं? पहले तो बताऊंगा, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो मेरे खुद के घर वाले मेरे सपोर्ट में नहीं थे। ओके, ठीक है। बस उनको लगता था कि अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहा है ना अच्छा काम कर रहा है। अब जितना भी सुनते थे थोड़ा बहुत आसपास से कि सब लोग तारीफ करते थे, तो कम से कम हमारा लड़का अच्छा काम कर रहा है, बस इतना ही उनको संतोष था। लेकिन बीच बीच में चाहे रिलेटिव्स हो, क्योंकि सारे कजिन्स वगैरह जितने भी सब आसपास के लोग थे, सबकी सरकारी जॉब थी। तो सबसे पहले तो टीचिंग के लिए बोलते थे कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम फॉर्म वॉर्म भर देते तो कोई सरकारी जॉब पा लेते। एंड उस टाइप थोड़ा स्टीरियोटाइप भी रहता था कि भाई सरकारी जॉब कर रहे हो तो मतलब आपको एक अलग ही वो चीज मतलब कंसिडरेशन मिलता था कि हाँ, क्योंकि टीचर मतलब झोला छाप टीचर, मतलब आप झोला छाप, ये है लिटरली है। शादी नहीं होगी तुम्हारी अगर तुम प्राइवेट टीचर हो ना, शादी में दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत आती है वो कि यार कितना कमाते हो, अच्छा बेटा कोई फॉर्म नहीं भर रहे, बैंक के फॉर्म आ रहे भर नहीं रहे। अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा। जिसको टीचिंग की लत, नशा है ये, बहुत बड़ा एडिक्शन है ये, जिसको बच्चों को देखने की आदत हो, कि बच्चे ना प्योर सोल होते हैं। आप किसी IIT में जाओ, आप उनको अगर खुश देखोगे ना कि आप खुश हो, तो वो तुम्हारे मैनेजर का शक्ल बदल जाएगा कि यार ये खुश क्यों है, कुछ गड़बड़ है, इसको काम देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों के साथ अगर आप खुश रहते हो ना, हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, तो बच्चे खुश रहते हैं, यार ये बंदा सही है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी का रिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव एनर्जी से आता है, वो अलग ही एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। हाँ, तो जिसको बच्चों के साथ रहने की आदत पड़ जाती है ना, वो किसी के साथ और काम कर सकता ही नहीं सकता। तो ये दिक्कत मेरे साथ है। जब मुझे वो बोलते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं कुछ नहीं बोलता था, पर अंदर सोचता था कि यार कैसे करूंगा इन लोग के मैं सपने पूरे ये मुझसे कुछ और चाह रहे हैं और मैंने कुछ और सोच लिया है। तो मैं, लेकिन आज की बात बताऊं, जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, आप कोई सा भी अमाउंट मन में सोच लो, कोई सा भी अमाउंट, चाहे वो कितना ही बड़ा अमाउंट क्यों ना हो, वो अचीवेबल है। आपके हल्के से रेफरेंस के लिए बता दूं मैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वो लोग जो सोचते हैं कि भारत में कुछ रखा नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है, स्कोप नहीं है, उनको बता दूं मैं कि इंडिया वर्ल्ड का स्टार्टअप कैपिटल बन रहा है। स्टार्टअप कैपिटल का मतलब समझते हैं आप लोग कि जो नए नए अभी बर्ड्स निकले हैं,
वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है अर्निंग, वो अगर कंपनी कमा लेती है यूनिकॉर्न बन जाती है। तो इंडिया वर्ल्ड का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है, और उस स्टार्टअप कैपिटल जो बहुत सारी कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी हैं उसमें ज़्यादातर कंपनी एडटेक ही है। और एडटेक का बजट जो होता है 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, मतलब ये ऐसे बजट रहते हैं, ऐसी फंडिंग होती है एडटेक में जो कि स्टेट के बजट से ज़्यादा होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना पैसा आ चुका है। अगर मॉनेटरी टर्म में आप समझते हैं तो ये समझ लो कि अगर आप टीचर हो और आपके अंदर दम है तो आप कोई सा भी अमाउंट सोच लो, वो आपको 3-4 साल के अंदर मिल जाएगा। मेहनत है नो डाउट, छुट्टी नहीं है नो डाउट। छुट्टी कैसे हो सकती है? आपका 24/7 का जॉब रहता है, ये बहुत डेडिकेशन चाहिए। अगर आप दिल से टीचर हो तो ही काम कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेटबैक भी आते हैं, अप्स डाउन सब है इसमें। लेकिन अगर आप दिल से टीचर हो और अगर आपका सोशल सर्विस के साथ साथ अगर आपका कमाई का भी आपके मन में है तो आप इसमें किसी भी तरह का गोल अचीव कर सकते हो, ये गारंटी है मेरी। सो जैसा आपने ये सब चीज़ें बताई यूट्यूब के बारे में, सो हम अगर एक करियर यूट्यूब पे बनाना चाहें मतलब तो वो कैसे बना सकते हैं? क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं ध्यान में रखना कि अगर हमें यूट्यूब पे ग्रो करना है? सो उसके बारे में आप थोड़ी सी लाइट डालें तो। बिल्कुल, अब आपने देखा होगा कि हज़ारों टीचर उतर चुके हैं। कई लोग अपनी आईआईटी की जॉब छोड़ के, बड़ी बड़ी कंपनीज सरकारी जॉब छोड़ के सब लोग अपने एजुकेशन फील्ड में आ चुके हैं। तो नो डाउट कंपटीशन तो है, लेकिन अभी लोग सोचते हैं यार इतनी सारे एडटेक खुल चुके हैं, इतने सारे कंपनी खुल चुकी हैं, लोग अब कैसे कमाएंगे? 130 करोड़ जनता में आप बैठे हुए हैं, मतलब इंडिया इतना बड़ा मार्केट है जिसमें जितना काम किया जाए उतना कम है। अभी मेरे ख्याल से ये एडटेक अगर इसकी जगह 50 टाइम्स मल्टीप्लाई और हो जाए ना, उसके बाद भी इंडिया का क्राउड अभी इतना है कि जिसको कैटर करने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है अभी तो अभी बहुत मार्केट बचा हुआ है। कोई भी टीचर जो है वो इस फील्ड में उतर सकता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करे। क्यों? क्योंकि आप कितने भी अच्छे ट्रांसमीटर हो, लेकिन जब रिसीवर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा उसको, तो आपके ट्रांसमीटर होने का कोई फायदा नहीं। तो अपनी बात चाहे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों की काउंसलिंग से रिलेटेड हो, पेरेंट्स से काउंसलिंग की बात हो, कोई भी बात अगर आपको लगती है कि आप अच्छे से पहुंचा सकते हो, तो आपको सिर्फ एक अच्छा कैमरा लेना है, अच्छा माइक लेना है और बस शुरू हो जाना है, और फिर रुकना नहीं है। फिर कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट आप ग्रो ही करते रहोगे। आपको शुरू में लगेगा क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो चैनल ऐसे बंद होते हैं जब आप लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने लगते हैं जल्दी। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपने ऑफलाइन भी स्टार्ट की थी, किसी टीचर ने पहले 3 बच्चे आए थे, 4 बच्चे आए थे, फिर अचानक से 60 बच्चे, उस कमरा भर गया, फिर उसने फिर कमरे बढ़ा लिए। यही तो काम यूट्यूब में भी है। आप यूट्यूब में क्यों सोचते हो कि आप पहला वीडियो डालोगे और 5,000 व्यू जाएंगे उसके? ऐसा होगा ही नहीं। पहले शायद से 20 व्यू आएंगे, 50 व्यू आएंगे। आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर यूट्यूब पे हिट करते जाते हो, अच्छी क्वालिटी के वीडियो अगर आप हिट करते जाते हो, तो यूट्यूब की एल्गोरिथम है वो आपकी मेहनत को जज करता रहता है। वो जब आपके 40-50 वीडियो कंसिस्टेंसी से आते दिखेगा तो वो उसको अपने आप रैंक करने लग जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना। यूट्यूब बहुत तेज है भाई, यूट्यूब इतना कमा के दे रहा है लोगों को, कई यूट्यूब चैनल्स को वो लाखों रुपए महीने के दे रहा है। तो यूट्यूब की एल्गोरिथम है वो मेहनत करने वाले को धीरे धीरे रैंक ऊपर करने लग जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन आपके वीडियो से, लाइक के थ्रू, कमेंट के थ्रू, शेयर जो करते हैं, ये सारी चीजें यूट्यूब को ध्यान रहती है। वो समझ जाता है कि यार ये बंदा सही है, इसको उठाओ। तो जो लोग जल्दी ही हिम्मत हार जाते हैं वही हारते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे जो काम करेगा, यूट्यूब का बहुत कैलकुलेटेड है और यूट्यूब को समझना एक बहुत बड़ी साइंस है। SEO होता है, उसमें टैग्स होते हैं। अगर किसी ने समझ लिया तो वो मेहनत करके बहुत आगे निकल सकता है। और यूट्यूब का मोनेटाइजेशन बहुत बड़ा होता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल इस तौर पे दूंगा कि इंडिया में तो बहुत सारे कंटेंट बनाने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज के भी जो कंटेंट बन रहे हैं वो उनका टारगेट उनकी ऑडियंस नहीं है, इंडिया की ऑडियंस। वो हमारे इंडिया की ऑडियंस को देख के कंटेंट बनाते हैं, भले ही उनके देश में कोई देखे ना देखे, क्योंकि यहाँ पे व्यू आएंगे 130 करोड़। तो जनसंख्या जो भारत की है, जो कई यूथ को लगती है कि हमारा सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है, भाई यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। आपके पास कस्टमर ज्यादा हैं, एग्जैक्टली, सेल बढ़ जाएगी। आपको बताऊं, कई जर्मन कार हैं इंडिया में,
तो वो लोग स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। तो जब वो निकालते हैं तो बोलते हैं यार इंडिया में एक कार फ्लॉप हो गई हमारी। अच्छा कितने यूनिट बिके उसके? 14,000 यूनिट बिके। तो 14,000 यूनिट अगर इंडिया में बिक रहे हैं तो जो उनके लिए इंडिया के हिसाब से फ्लॉप है वो अपनी कंट्री के स्टैट से मिलाएंगे तो भाई 14,000 वहाँ पे ट्रेंडिंग कार में आ जाता है। वही तो हमारे यहाँ जो फ्लॉप भी है वो डेटा दूसरे के हिसाब से हिट है। तो हमारे पास बहुत बड़ा कस्टमर जो बेस बना हुआ है उसका मेरे ख्याल से हर इंसान को, नॉट ओनली टीचर्स, हर इंसान को उसके बारे में सोचना चाहिए। वेरी वेल सेड सर। एंड इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है सो कंसिस्टेंसी इज़ द की, और उसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट। आपकी ग्रोथ जो होगी वो एकदम ऊंची ही ऊंची होने वाली है। फिर यूट्यूब का मोनेटाइजेशन रहेगा, कोलैबोरेशन रहेगा, बहुत सारे आपको ऐड मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमारे साथ आप टाई अप कर लो। बहुत मल्टीपल तरीकों से आप YouTube पे आके कमाई कर सकते हो। तो कोई भी टीचर अगर घर में बैठा हुआ है, उसके पास अगर दम है, कंटेंट है और कमाने की इच्छा है, मेहनत करने की अगर इच्छा है, तो वो ऑनलाइन आए, अपने वीडियो, एक ही वीडियो रहेगा, उसको हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे डाले, फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, लिंक्डइन पे डाले, यूट्यूब पे डाले, जितने आपको लगते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब पे डाले, Udemy पे डाले। Udemy पे फ्री में आप कोर्स अपलोड कर सकते हैं। आपके पास ये कंटेंट है तो अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट में पावर है तो उसको आप डालिए। सेल करने के लिए तो इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए स्वतंत्र, मतलब इसकी लिमिट नहीं है। एकदम आपने मतलब आज जो हमें नॉलेज दिया है भरपूर ऑनलाइन लर्निंग का, इससे हम सभी को बड़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि ये फ्यूचर है। मतलब अगर हम 5 साल में अगर एजुकेशन को देखें तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली है जो कि हो चुकी हैं पैंडेमिक के बाद से। सो राहुल सर ने जितनी भी चीज़ें हमें बताई है ये बहुत हेल्प करने वाली है हमें। एंड अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको BSSS रिदम आके कैसा लगा? यार सबसे पहले तो जब तुम्हारा मैसेज आया तो प्राउड फील हुआ कि भाई ऐसा बच्चा जिसको मैंने बहुत छोटे में देखा है, आज वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने तुम्हारे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। बहुत ज़रूरी है हर इंसान की बात पहुंचानी और तुम लोगों की आवाज़ बन रहे हो। थैंक यू सो मच सर। एंड इट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। आपने मतलब इतना सपोर्ट किया एंड कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी जब मैंने देखी थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि सर की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है तो सर की तरह कुछ अच्छा करना है। सो कहीं ना कहीं आप भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं सर। थैंक यू सो मच यार। एंड हम सभी ग्रेटफुल हैं आपके लिए एंड थैंकफुल भी हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज का हमारा ये पॉडकास्ट ज्वाइन किया BSSS रिदम के लिए। एंड हम होप करते हैं कि आप ऐसे ही सारे बच्चों को पढ़ाते रहें और उनका दिल जीतते रहें। सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आवर व्यूअर्स फॉर listening and viewing our BSSS Rhythm podcast. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.